हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 49 रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि आपके लिए यूपीएससी बैच लॉन्च किया जा चुका है और इसकी क्लासेस 1 मई से शुरू होंगी और कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। इसके बदले में आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। डेमो क्लासेस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज यहाँ पर मिलेंगी। उसके अनुमान पर आप कोर्स ले सकते हैं और इस कोर्स की पूरी डिटेल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये रहा वेबसाइट का लिंक। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पर भी क्या है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके कोई साथी बंधु तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, तो उनके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है। क्लासेस 1 मई से शुरू हो जाएंगी और एसएससी सीजीएल के बैच की वैलिडिटी 10 महीने की रहेगी, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है, जिसके बदले में आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। और यहाँ पर क्या है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए grandmaster360.com सर्च कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहां से आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी कोर्स के बारे में भी और ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में भी। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप यहाँ पर भी क्या है, संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। तो चलिए जी, ये तो हो गई सूचना। 2 बैच लॉन्च किए जा चुके हैं ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। ठीक है, तो चलो जी, अब हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और 49th पार्ट जो है वो आज चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 3 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से आपको सर्च करना है और बताना है कि कौन से पॉइंट ठीक हैं और कौन सा नहीं। जब हम बात करते हैं रखमाबाई के बारे में, रखमाबाई, इनका पूरा नाम था रखमाबाई राउत। ये ब्रिटिश भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से थी। ठीक है, ये एक डॉक्टर थी और कहा जाता है कि इनका जो विवाह था ना, वो 11 साल की उम्र में ही कर दिया गया, 11 वर्ष में। और फिर क्या कर दिया गया कि इन्होंने अपनी शादी के बाद भी अपनी माँ के घर में ही रहना जारी रखा। इसी वजह से इनके जो ससुराल वाले थे वो नाराज हो गए थे और इनके जो पति थे, यानी कि जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, इनके पति का नाम वैसे लिया जाता है दादाजी भिखाजी। तो दादाजी भिखाजी के साथ इनकी शादी हुई थी 11 वर्ष की उम्र में। जब इन्होंने अपनी माँ के घर पर ही रहना प्रारंभ कर दिया, तो फिर क्या है, ये मुकदमा चला। और जो मुकदमा है किसने चलाया था? इनके पति दादाजी भिखाजी ने। इन्होंने अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु ये रखमाबाई के विरुद्ध में मुकदमा दायर किया था। यानी कि तीसरा पॉइंट जो है ना, वो तो आपका ठीक है। बाकी चलो देख लेते हैं, तो फिर कहानी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके पति ने इनके खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों के लिए ये मुकदमा किया। कहा जाता है कि फिर ये जो मुकदमा चला उसका नाम क्या पड़ गया? दादाजी भिखाजी बनाम रखमाबाई। तो ये फिर क्या है, मुकदमा हो गया। और इस मुकदमे में कहा जाता है कि पहले निर्णय किसके हिस्से में आया? रखमाबाई के हिस्से में आया। तो फिर बाद में क्या है, इस मामले पर अनेकों बार पुनर्विचार किया गया
और पुनर्विचार करते हुए ये मुकदमा जो था वो दादाजी भिखाजी के पक्ष में आया। फिर क्या किया गया, फिर इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा न्यायालय का निर्णय पलटते हुए रखमाबाई व दादाजी भिखाजी का विवाह समाप्त कर दिया गया। यानी कि एंडिंग क्या हो गया, एंडिंग ये हो गया कि इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो समाप्त हो गया, यानी कि अब इनकी शादी नहीं हुई, तो इनका जो वैवाहिक जीवन था वो डिसॉल्व कर दिया गया था। आगे चलकर रखमाबाई मुकदमे की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इनकी रही थी रखमाबाई की। तो यानी कि सहमति की जो आयु है वो और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, दोनों पॉइंट ठीक है। पहला पॉइंट ठीक नहीं है, रखमाबाई का महिलाओं की शिक्षा पाने के अधिकार में कोई प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं रही थी। यानी कि जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। केवल 2 और 3 यूपीएससी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो विटाल विध्वंसक जो एक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अस्पृश्य यानी कि आपको पता है हमारे हिंदू समाज में हम 4 वर्णों को देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ग था इनके साथ क्या है, बड़ा दुर्व्यवहार होता रहा। यानी कि हिंदू समाज अपने ही धर्म में क्या है, एक वर्ग को इतना इन्होंने दुत्कार दिया कि उनको कहने लगे ये तो अस्पृश्य है, यानी कि इनको तो हाथ लगाना भी अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से यही तो कारण रहा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे धर्म देखने को मिले। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म भी तो उन्होंने तो सभी क्या किया था, सभी वर्गों को आह्वान किया कि सभी आ सकते हैं। तो मान के चलो कि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो जाहिर सी बात है वो तो कहीं और ही जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या है, समझना चाहिए। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं तो ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। कोई श्रेष्ठता नहीं है, कुछ भी नहीं, एक अच्छे इंसान बनो और कुछ नहीं। तो फिर क्या है, चलो वापिस आ जाइए इसी पर। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करते हुए गोपाल बाबा वलंगकर ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था जो कि एक मासिक पत्रिका थी और इसका नाम क्या था, विटाल विध्वंसक। विटाल विध्वंसक। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या था विटाल विध्वंसक का, तो ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक। कहने का भाव क्या है, एक वर्ग ने अपने आप को इतना श्रेष्ठ बता दिया तो उसी वर्ग का इन्होंने क्या है ये विरोध किया था अपनी इस पत्रिका के माध्यम से। कहा जाता है कि जो गोपाल बाबा वलंगकर थे इनका टाइम पीरियड 1840 से लेकर 1900 तक रहा। ये एक समाज सुधारक थे जिन्होंने पिछड़े हुए समुदाय को एक मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास किया। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में महार जाति में ये जन्मे थे और वे कहा जाता है कि ज्योतिबा राव फुले के समकालीन थे और जितने भी क्या है जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था उन लोगों के लिए इन्होंने अपना जीवन जो है वो कुर्बान कर दिया और उनके लिए इन्होंने सदैव तत्परता से कार्य किया था। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। ये आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस शैली का है, तो जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था। बात है ये 2018 की, यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बणी ठनी कौन थी। बणी ठनी एक महिला थी, महिला। और बणी ठनी जो महिला थी वो एक अच्छी कवित्री भी थी, कवित्री। और कहा जाता है कि ये प्रेमिका थी किसकी, एक राजा हुआ करते थे किशनगढ़ रियासत के राजा, किशनगढ़
रियासत के राजा सावंत सिंह। तो जो किशनगढ़ रियासत के उस समय के राजा होते थे ना सावंत सिंह, उनकी ये प्रेमिका थी और एक अच्छी लेखिका थी, एक अच्छी कवित्री थी। फिर बाद में क्या कर दिया, इनकी प्रेमिका यानी कि इनके प्रेम के चर्चे जो थे वो काफी प्रसिद्ध हुए थे और कहा जाता है कि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बणी ठणी यानी कि जो महिला थी उनका एक चित्र बनाया। चित्र बनाने वाले कौन थे, तो नाम आता है चित्रकार निहाल चंद। चित्रकार निहाल चंद। तो निहाल चंद ने ये जो चित्रकारी की थी बणी ठणी की, वो किस शैली की है, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने लिखा होगा किशनगढ़ शैली उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका बणी ठणी का चित्र चित्रकार निहाल चंद ने बनाया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो चित्रकारी की थी निहाल चंद ने, तो वो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भारत की मोनालिसा। यानी कि ये जो चित्रकला है वो विश्व स्तर पे प्रसिद्ध जो मोनालिसा की चित्रकारी है उसके जैसी ही दिखती है। इसी वजह से बणी ठणी की चित्रकला को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक जो कालिदास द्वारा रचित है, इनमें से आपको ये बताना है कौन सी है जो कालिदास के द्वारा रचित है। तो चलो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कालिदास के बारे में, तो कालिदास संस्कृत भाषा के एक बेहतरीन विद्वान कवि थे। इनके टाइम पीरियड को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, लेकिन जो कॉमन थ्योरीज हैं यानी कि कॉमन जो बातें निकल कर आती हैं इतिहासकारों के माध्यम से, तो फिर कहा जाता है कि ये गुप्त वंश के समय में थे। लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि ये तो ईसा पूर्व में थे, ओरिजिनल विक्रमादित्य के समय। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि इनका नाम वैसे तो क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त सेकंड। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाए थे। ठीक है, ज्यादातर ये मानना है कि ये इसी समय थे। तो फिर जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास के द्वारा रचित है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, पहला पॉइंट तो ठीक है। तो जैसे कालिदास के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने कई नाटक लिखे थे। जैसे एक का नाम आता है मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना मालविका अग्निमित्रम का, तो इसमें क्या है, मालविका प्लस में अग्निमित्र। तो मालविका एक नृत्यांगना थी और अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस नाटक में कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। ये नाटक इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक हुआ। और फिर जैसे बात करते हैं दूसरे नाटक के बारे में, विक्रमोर्वशीयम, ये भी इनके द्वारा रचा गया एक नाटक था। एक नाटक और आता है जिसे हम कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तीन नाटक जो थे वो लिखे गए कालिदास के द्वारा, शाकुंतलम। ठीक है, फिर जैसे और दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे आप, बुद्धचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धचरितम इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो फिर बुद्धचरितम किसने लिखी थी? जब हम चौथी बौद्ध संगीति की बात कर रहे होते हैं, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, आपको ध्यान में है। और बात है वो 78 ईस्वी की। उस 78 ईस्वी में होने वाली चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। और उसमें उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है अश्व घोष का। जो उपाध्यक्ष बने थे ना अश्व घोष, उन्हीं के द्वारा रचित है ये बुद्ध चरितम, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है।
तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये गलत हो जाएगा। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास के द्वारा रचित है, लेकिन बुद्ध चरितम अश्व घोष के द्वारा रचित है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। फिर तीसरे पॉइंट के बारे में समझने का प्रयास करना है। इसमें क्या लिखा है, कुमार संभवम और मुद्रा राक्षसम। तो ये पॉइंट भी क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा राक्षसम कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो फिर किसके द्वारा रचित है, किसका नाम आता है, विशाखादत्त, है ना। तो विशाखादत्त के द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षसम। तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेघदूतम और ऋतु संहार। आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये कालिदास के द्वारा ही रचित है। इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, पहला और चौथा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो जी, इनके महाकाव्य के बारे में भी जान लेते हैं। कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य कौन से हैं। तो एक का नाम आता है रघुवंशम और एक का नाम आता है कुमार संभवम। कुमार संभवम, ये दो महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हैं, इनके द्वारा लिखे गए, और इन्होंने खंड काव्यों की भी रचना की थी। तो खंड काव्यों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से नाम आते हैं। इसमें एक का नाम आता है मेघदूतम और एक का नाम आता है ऋतु संहार। जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है ना, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये दोनों के दोनों कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्य हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको ये कवर करना था, और कालिदास को लेकर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, 2016 में भी पूछा गया था। अब चलो जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो जल्दी से इसमें बताने का प्रयास करेंगे। ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, यूपीएससी, और बात है ये 2012 की। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, क्या ये उद्देश्य था। आप कहेंगे जी नहीं। खिलाफत आंदोलन का दमन करना उद्देश्य था। आप कहेंगे जी नहीं। प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। आप कहेंगे जी नहीं। तो बी पॉइंट जिन्होंने लिखा होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा क्या है, ये संबंधित था। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए एक एक्ट लाया था, जिसका नाम लिया जाता है व्यक्ति का, सिडनी रोलेट। तो सिडनी रोलेट नाम का एक व्यक्ति था जो अध्यक्ष बना, और उसकी अध्यक्षता में 1919 में एक एक्ट लाया गया, जिसे हम बोल देते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट 1919 में जब पारित कर दिया गया, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता था, गुप्त रूप से मुकदमा भी उस पर चलाया जा सकता था। तो इस प्रकार के क्या है, उल्टे पुल्टे उसमें प्रावधान किए गए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इस एक्ट को क्या बोला गया, यानी कि रोलेट एक्ट को कहा गया बिना वकील और बिना अपील, बिना दलील। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून इसे कहा गया, क्योंकि इसमें क्या है, किसी की कोई सहमति तो होती नहीं थी। अगर किसी पर संदेह हो गया कि ये हमारा ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा है, तो उसे पकड़ लिया जाता था और उस पे गुप्त रूप से मुकदमा चलाते थे। तो फिर भारतीय जनता ने इसे क्या कहा, भारतीय जनता ने इसे कहा कि ये तो काला कानून है, काला कानून। तो काला कानून कहते हुए इसका विरोध भी किया, लेकिन संवैधानिक प्रतिशोध का कोई भी असर इसमें देखने को नहीं मिला। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन। तो जब ये सभा का गठन किया गया, तो देश भर में हड़तालें हुई, प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई।
फिर करते करते ये रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुए तो पंजाब में ये आंदोलन जो था यानी कि सत्याग्रह ये बहुत उग्र रूप ले गया। और वहां पर क्या है, दो मुख्य व्यक्ति थे, एक का नाम आता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम लिया जाता है सतपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जो थे उनको पकड़ लिया गया, इसमें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो फिर क्या है, सभी लोग इनको छुड़ाने के लिए इकट्ठे हुए इसके विरोध में। और 13 अप्रैल 1919 को फिर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, है ना, वो इसी का परिणाम था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब ये सारी की सारी घटनाएं हो रही थी तब यहां पर वायसराय कौन था? वायसराय कौन था उस समय? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना बेनेगल नरसिम्हा राव, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पी.एन. राव भी इनको बोला जाता है। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में पी.एन. राव को चुना गया। और जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, तो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, बाबा साहेब अंबेडकर, है ना। और भी कई समितियां बनाई गई थी संविधान सभा को लेकर। एक का नाम लिया जाता है संचालन समिति, संचालन। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोल देते हैं, स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी की कमान किसके हाथों में दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा भारत जब गणतंत्र भारत बना तो गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। फिर जैसे एक उसमें थी समिति जो संघ शक्ति को लेकर थी, संघ शक्ति की गतिविधियों को लेकर जो समिति बनाई गई, उसके मुखिया कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं उसमें प्रांतीय समिति बनाई गई, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद में एक नाम और भी लिया जाता है, जैसे कार्य संचालन। कार्य संचालन यानी इंग्लिश में कहें तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो बनी थी प्रारूप समिति, उसके भी सदस्य थे। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति भी एक बनाई गई, तो झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो भी नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है ना। इस प्रकार आपको कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं इस संविधान सभा को लेकर। थोड़ा सा और अगर बात करें संविधान सभा को लेकर, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सीनियरिटी के आधार पे अध्यक्ष को चुना गया था। और उनका नाम क्या आता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े थे, इसी वजह से उनको अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन इनको परमानेंट नहीं चुना गया था। 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना। इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ पर कुछ बिंदु बताए गए हैं, 3 बिंदु।
आप इन तीनों बिंदुओं के बारे में बताएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, क्या ये बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कपिलवस्तु लुम्बिनी वर्तमान में कहां पर है? ये नेपाल में है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और इनका जन्म जैसे हम बात करते हैं कब हुआ था, तो ये बात है 563 ईसा पूर्व की, ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो और जैसे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के नैतिकता एवं सिद्धांत विषयक प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित है, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो त्रिपिटक का नाम भी क्या है? सबसे ऊपर आता है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक। पिटक का मतलब वैसे लिया जाता है पिटारी से, ठीक है, ज्ञान की पिटारी आप ये कह सकते हैं। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो एक का नाम आता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का नाम आता है। एक का नाम आता है विनय पिटक, और फिर आता है आपका अभिधम पिटक। इस प्रकार जो ये 3 पिटक हैं बुद्धिज्म से संबंधित। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिकता और सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और विनय पिटक में क्या बताया गया है? संघ जीवन के नियम, संघ जीवन के नियम, यानी कि हम बात करते हैं ना बुद्ध धम्म और संघ, तो यानी कि जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए अगर आपको संघ में रहना है, तो वो जीवन की जो नियमावली है वो वर्णित की गई है विनय पिटक में। अभिधम पिटक की बात करते हैं तो अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं वो बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार, ये गलत हो गया, चलो कोई ना, एक बार रब करके दोबारा लिख देते हैं। दार्शनिक विचार हो गया क्लियर। इस प्रकार ये 3 पिटक हैं। तो आपका दूसरा पॉइंट भी ठीक है। सुत्त पिटक के बारे में तो आपको ऊपर पॉइंट में बताया ही गया है। तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे आप। बौद्ध दार्शनिक अशव घोष शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। आप कहेंगे जी नहीं, अशव घोष ने शून्यता का सिद्धांत दिया ही नहीं। तो अशव घोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था। जब हम चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं, जो चौथी बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के समय में किया गया था, तो 78 ईस्वी में। उस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। और बात करते हैं हम उपाध्यक्ष की, तो उसमें उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है अशव घोष का, जो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। अशव घोष ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। ये अच्छे राइटर भी थे। इनके द्वारा 2 रचनाएं जो लिखी गई बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक का नाम आता है सूत्रालंकार, और एक का नाम आता है बुद्ध चरितम। इसका अगर संधि विच्छेद करें, बुद्ध प्लस में चरितम, यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें इस बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो ये अशव घोष हैं। शून्यता के सिद्धांत के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो नाम आता है नागार्जुन का। नागार्जुन भी सम्राट कनिष्क के ही समकालीन थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आता है माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नागार्जुन को क्या बोला जाता है? इनको भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वर्णन किया है शून्यता के सिद्धांत के बारे में। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना 1 और 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से ही चला आ रहा है? तो जल्दी से इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य है जो मौर्य काल का है और अभी तक चला आ रहा है।
जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पता है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आज भी करवाया जाता है। जब किसी का जन्म होता है तो बनाते हैं ना सर्टिफिकेट, तो ये मौर्य काल में परंपरा शुरू हुई थी। जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल की शुरुआत किसने की थी? तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। और इन्होंने किसकी मदद से इस मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? तो नाम आता है इनके गुरुजी का। इनके गुरुजी का नाम क्या था? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य बहुत अच्छे एक दार्शनिक भी थे, अच्छे राइटर भी थे। इनके द्वारा लिखी गई है रचना अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार से राजा को चलना चाहिए, किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो कार्य करनी चाहिए, और सामाजिक और धन से संबंधित बातें भी इन्होंने बताई हैं। लेकिन ज्यादातर इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य ने अपनी इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताया है, निजी जीवन के बारे में भी जानकारी दी है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इनके बेटे गद्दी पर बैठे थे, जिनका नाम लिया जाता है बिंदुसार। और फिर काफी समय के बाद बिंदुसार ने भी शासन किया। बिंदुसार के बेटे हुए अशोक, और वो अशोक सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस वंश में अंतिम राजा की बात करते हैं तो नाम आता है बृहद्रथ का। बृहद्रथ मौर्य के सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? अपने राजा बृहद्रथ मौर्य को मार दिया, और यहाँ पर फिर क्या कर दिया? नए वंश की स्थापना कर दी, और उसे हम क्या बोल देते हैं? शुंग वंश। तो ये जो हमने बातें की है मौर्य काल के बारे में, इस मौर्य काल के समय में ये परंपरा थी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाया जाता था, कि किसका जन्म हुआ और किसकी मृत्यु हुई। ये परंपरा आज भी चली आ रही है, ठीक है ना। और इस समय क्या था, एक अगर मान के चलो कि सड़क पर अगर आप कोई कचरा फैलाएंगे, कीचड़ फैला देंगे सड़क पर, है ना, कीचड़ फैलाने पर जुर्माना लिया जाता था। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहली क्लास में करवाया था, जुर्माने वाला। तो ये उसका नाम क्या था? उसका नाम था पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक सन्निरोधे नाम था उस जुर्माने का जो लिया जाता था अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैला देता था। तो आजकल भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, बहुत अच्छी रहेगी, सफाई भी रहेगी। तो कुछ बातें हैं जो उस समय में थी, आज भी क्या है हमें देखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए कर लेकर आना है। और इसी के साथ क्या है, यहाँ पर एक सूचना देते हुए कहानी को विराम देते हैं। यूपीएससी बैच आपका लॉन्च किया जा चुका है, और क्लासेस आपकी 1 मई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 18 महीने का कोर्स रहेगा, जिसके दौरान आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बदले में आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। और 3 दिन डेमो क्लासेस देखने के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको कोर्स लेना है या नहीं। और फाइनल जो आपकी इस यूपीएससी बैच की फीस है वो ज्यादा नहीं है, 9500 रुपए है। अगर आप ईएमआई में देंगे, इकट्ठी देंगे, तो आप 9000 में भी ये कोर्स ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, और ज्यादा डिटेल के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं grandmaster360.com। साथ में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है, जहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो यूपीएससी बैच से आप जुड़े, और आपको यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टीज मिलेंगी। और इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और साथ में क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपको करके लेकर आना है। तो कमेंट में इसका जवाब देंगे, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए, है ना, कौन सा ठीक रहेगा। ये आपको इतना बता देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समकालीन जो कुछ बातें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो, इनके बारे में आप बताएंगे कमेंट में। और यूपीएससी बैच से आप जुड़ना ना भूलें, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप
क्लिक कर लीजिए, वहां से आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।